Hello everyone, this is your third lecture on singular points and our today's topic is species of cusp. Cusp क्या होता है? Double point of a curve. अब ये डबल पॉइंट कैसा है जिस पर टू टेंजेंट्स जो ड्रॉ होंगे वो क्या होंगे? टू टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस किया है, एट दिस पॉइंट आर कोइंसिडेंट. जो टेंजेंट्स बनेंगे दे विल बी रियल एंड कोइंसिडेंट. अब अगर टेंजेंट्स कोइंसिडेंट हैं तो नॉर्मल भी कॉमन ही होगा. ठीक है, दोनों टेंजेंट्स पर जो नॉर्मल बनेगा वो भी कॉमन होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है पॉइंट, दिस इज़ अ कस्प, ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट है दोनों ब्रांचेस पर. सो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? नॉर्मल ये हो जाएगा, दिस इज़ द कॉमन नॉर्मल टू बोथ द ब्रांचेस ऑफ द कर्व. इसे हम नाम दे देते हैं n, यहाँ पर पॉइंट नाम दे देते हैं p, p इज़ द कस्प, एंड n डैश नाम दे देते हैं. इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? n डैश इज इट इज़ द नॉर्मल कॉमन टू द टू ब्रांचेस ऑफ दिस कर्व एंड दिस इज़ द टेंजेंट, इसे नाम दे देते हैं t. सो pt इज़ द टेंजेंट कॉमन टू द टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व. सो नॉर्मल इज ऑल्सो कॉमन, राइट? नॉर्मल इज ऑल्सो कॉमन. सो ये तो हो गया कोई पर्टिकुलर केस. ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके के केसेस हों हमारे पास. अब जैसे कि इसमें क्या है, जो ब्रांचेस हैं कर्व की वो लाई कर रही हैं नॉर्मल के एक साइड पे, राइट, और टेंजेंट के दोनों साइड पे. यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मल के एक साइड पर ब्रांचेस हैं, कस्प है यहाँ पर, ये भी कॉमन टेंजेंट है और ये कॉमन नॉर्मल है टू बोथ द ब्रांचेस, राइट. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉर्मल के एक साइड पे हैं ब्रांचेस एंड टेंजेंट की भी एक साइड पे हैं ब्रांचेस, ठीक है. और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फिगर में भी ये कस्प है पॉइंट P, राइट, ये टेंजेंट है कॉमन एंड दिस इज द कॉमन नॉर्मल. इसमें भी P कस्प है, यहाँ पर टू ब्रांचेस पास कर रही हैं, टू रियल ब्रांचेस, एंड ये कॉमन टेंजेंट है और ये कॉमन नॉर्मल है. अब इस केस में क्या है, जो ब्रांचेस हैं वो नॉर्मल के राइट पे भी हैं, लेफ्ट पे भी हैं, और टेंजेंट के केस में भी ऐसा ही है, टेंजेंट के ऑपोजिट साइड्स पर ब्रांचेस हैं यहाँ पर भी. और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल के दोनों साइड पर ब्रांचेस हैं और टेंजेंट के एक साइड पर हैं, राइट. सो इस सब के बेसिस पे हम कस्प को फर्दर कैटेगराइज करेंगे. यहाँ पर हम कस्प को हम सिंगल कस्प बोलते हैं या फिर डबल, दो कैटेगरीज हैं. सिंगल कस्प कब बोलेंगे? अगर ब्रांचेस, इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व lie on one side of normal. अगर नॉर्मल के एक साइड पर ब्रांचेस लाई करें तो हम कस्प को क्या बोलेंगे? सिंगल कस्प. डबल कस्प में क्या हो जाएगा? इफ टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व लाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नॉर्मल. अगर दोनों साइड पे लाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? डबल कस्प. सो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल के एक साइड पे है तो दिस इज़ अ सिंगल कस्प, इसे क्या बोलेंगे हम? सिंगल कस्प. ये भी सिंगल कस्प है, राइट, पॉइंट P इज सिंगल कस्प. ये क्या है? डबल कस्प. दोनों साइड पर हैं ब्रांचेस, यहाँ पर ये भी क्या है? डबल कस्प. ओके, सो अगर कस्प चाहे सिंगल हो या डबल हो, कोई भी कस्प हो हमारे पास, इसे हम फर्स्ट स्पीशीज का कब बोलते हैं? फर्स्ट स्पीशीज और सेकंड स्पीशीज. फर्स्ट स्पीशीज का कब बोलेंगे? इफ द टू branches of the curve lie on the opposite side. ध्यान रखना, फर्स्ट स्पीशीज में ऑपोजिट है, साइड ऑफ द कोइंसिडेंट टेंजेंट. ये डिवीजन टेंजेंट के बेसिस पे है, कोइंसिडेंट टेंजेंट्स. if the two branches of the curve lie on the opposite side of the coincident
टेंजेंट्स। एंड सेकेंड स्पीशीज के केस में क्या हो जाएगा, इफ द टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कोइंसिडेंट टेंजेंट्स। इफ द टू ब्रांचेस of the curve lie on the same side of the coincident tangents। सो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए थे, यहाँ पर स्पीशीज चेक करते हैं हम इनकी। यहाँ पर ये हैं कोइंसिडेंट टेंजेंट्स एट द पॉइंट P टू बोथ द ब्रांचेस। यहाँ पर कोइंसिडेंट टेंजेंट्स के ऑपोजिट में लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। ओके, सो हम कैसे लिखेंगे, सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। सिंगल कस्प हमने कैसे देखा, नॉर्मल को देखा हमने कि नॉर्मल के एक साइड पे लाई करने चाहिए थे वो ब्रांचेस। सो ये सिंगल कस्प उसकी वजह से हुआ है। फर्स्ट स्पीशीज किसकी वजह से, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे ब्रांचेस लाई कर रहे हैं कोइंसिडेंट टेंजेंट्स के। यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड पर है, तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड स्पीशीज। ऑन द सेम साइड उसमें मेंशन किया हमने डेफिनेशन में। सो डबल कस्प, यहाँ पर डबल कस्प ऑफ कौन सी स्पीशीज का है, ये भी फर्स्ट स्पीशीज का, क्योंकि ऑपोजिट में लाई कर रहे हैं टेंजेंट्स के, ये है कोइंसिडेंट टेंजेंट्स। फोर्थ केस में क्या है हमारे पास, कोइंसिडेंट टेंजेंट्स के एक साइड पर ब्रांचेस हैं। सो ये भी क्या हो गई, डबल कस्प ऑफ सेकेंड स्पीशीज। अब स्पीशीज हुई ओवर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन? दिस इज अ डबल कस्प। डबल कस्प मतलब नॉर्मल के दोनों साइड पर, बोथ साइड्स पर ब्रांचेस हों, और डबल कस्प का यही मीनिंग है, विद चेंज ऑफ स्पीशीज। विद चेंज ऑफ स्पीशीज। अब दोनों साइड पर ब्रांचेस हैं नॉर्मल की वजह से, हमें पता है। सो अब जब लेफ्ट से राइट हम ऑब्जर्व करें तो स्पीशीज चेंज हो जानी चाहिए, मतलब नॉर्मल के एक साइड पे फर्स्ट स्पीशीज एंड सेकेंड, दूसरी साइड पर सेकेंड स्पीशीज, मतलब कोई भी एक साइड पर। सो डेफिनेशन इज अ डबल कस्प विद चेंज ऑफ स्पीशीज ऑन द टू साइड्स ऑफ द कॉमन नॉर्मल इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ ऑस्कल। जैसे कि यहाँ पर ये P पॉइंट है हमारे पास डबल कस्प, नॉर्मल के दोनों साइड पर ब्रांचेस आप देख सकते हो। यहाँ पर ये कोइंसिडेंट टेंजेंट है। जब साइड चेंज हुई है तो स्पीशीज चेंज हो गई, ठीक है। टेंजेंट के एक साइड पर ऑपोजिट साइड पर हो, तो यहाँ इस तरफ फर्स्ट स्पीशीज है और इस तरफ क्या है, सेकेंड स्पीशीज। सो double cusp with change of species on the two sides of the common normal is called a point of Oskal inflection. Now the next is strategy for finding the nature of a cusp at the origin. अगर origin एक double point है, उसके बाद वो cusp है, यहाँ तक हम चेक करना जानते हैं। उसके बाद अब cusp का nature, इसका मतलब क्या है कि सिंगल कस्प है, डबल कस्प है, फर्स्ट स्पीशीज है, सेकंड स्पीशीज है, ये सब हमें चेक करना है। अब उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब ग्राफ अगर सामने हो फिर तो हम देख के बता सकते हैं कि क्या नेचर है, बट अगर ग्राफ सामने ना हो तो हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कैसे हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये कौन सी स्पीशीज कौन सी कस्प है। ओके, सो अब ये सीखना है हमें यहाँ पर। सो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, टेंजेंट्स निकालने हैं। केस 1। अब टेंजेंट्स निकालने के बाद टेंजेंट्स की क्या फॉर्म आएगी उसके ऊपर ये केसेस बनाए गए हैं। सो फर्स्ट केस है, अगर हमारा कोइंसिडेंट जो टेंजेंट्स होते हैं हम उन्हें कस्पिडल टेंजेंट्स भी बोल सकते हैं। अगर ये फॉर्म आई है हमारे पास y² = 0, दैट इज x एक्सिस, अगर ये सिचुएशन है तो हम फर्दर क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो भी हमें कर्व गिवन होगी उसको हम सॉल्व करेंगे फॉर y। नेग्लेक्ट कर देंगे क्यूब्स, जो कि हम करते आए हैं अभी तक, क्यूब्स एंड हायर पावर्स ऑफ y। सो जो ब्रांचेस हैं, हम ब्रांचेस को चेक करते थे रियल है या इमेजनरी, हम स्मॉल वैल्यूज पुट करते थे x की, एंड y को चेक करते हैं रियल है या इमेजनरी, जो भी आता था उसके बेसिस पे हम
डिसीजन ले लेते हैं कि नोड है, कस्प है, कॉन्जुगेट पॉइंट है, बट अभी हमें थोड़े से और एफर्ट्स करने हैं, हमें कस्प का नेचर फर्दर बताना है। सो ब्रांचेस जो हैं कर्व के, हम उसे डिस्कस करेंगे फर्दर। सो नेचर ऑफ कस्प एट द ओरिजिन फर्दर समझने के लिए, जब एक्स एक्सिस कस्पिडल टेंजेंट है तो उसको फर्दर समझने के लिए वी विल यूज़ द ट्री डायग्राम। यहाँ तक स्टेप सेम है, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को y के लिए, नेग्लेक्ट कर देंगे क्यूब्स और तब सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद ब्रांचेस हम रियल और इमेजिनरी चेक करते आए हैं अभी तक। अब हम फर्दर क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं, x की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं स्मॉल वैल्यूज़, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन हो सकते हैं x के। अगर हमारे पास रूट्स जो y की वैल्यूज़ हैं वो रियल आ जाएं ओनली फॉर वन साइन ऑफ x, अगर x की सिर्फ एक साइन के लिए रियल वैल्यूज़ आ जाएं रूट्स की, तो उसको बोलेंगे, उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, सिंगल कस्प। अगर रूट्स रियल आ जाएं फॉर बोथ साइंस ऑफ x के दोनों साइंस के लिए, अगर हमारे पास मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप लोगे दोनों में ही रियल आ रही है वैल्यूज़ y की, तो वो क्या हो जाएगा, डबल कस्प। ओके, फर्दर हमारे पास क्या है, स्पीशीज को कैसे चेक करेंगे। अब रूट्स आए हैं, ठीक है, रूट्स आए हैं तो वो रूट्स का साइन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। रूट्स अगर ऑपोजिट साइन के आएंगे, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, सो वो कस्प हो जाएगी फर्स्ट स्पीशीज की, ऑपोजिट में बनते थे ना, फर्स्ट स्पीशीज। और अगर रूट्स का साइन क्या है, सेम, इफ़ द रूट्स आर ऑफ सेम साइन। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आ रहा हो क्या मैं बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्या चल रहा है यहाँ पर। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसको उस पर अप्लाई करेंगे ये स्ट्रेटजी, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। कस्प ऑफ सेकेंड स्पीशीज। सो हमें क्या करना है यहाँ पर, x के एक साइन के लिए अगर रूट्स रियल आते हैं तो सिंगल कस्प, अगर x के दोनों साइंस के लिए रूट्स रियल आ जाते हैं तो डबल कस्प, रूट्स अगर ऑपोजिट आ जाते हैं तो फर्स्ट स्पीशीज, रूट्स ऑफ द सेम साइन, अगर हमारे पास सेम साइन के रूट्स आ जाते हैं तो कस्प ऑफ सेकेंड स्पीशीज। अब अगर आपको ग्राफिकली समझ में आया तो ये लैंग्वेज समझना भी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अगर जैसे कि आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, रूट्स ऑपोजिट साइन के मतलब कि y जो है वो यहाँ पर y के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना हम इक्वेशन। सो y जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी अटेन कर रहा है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी अटेन कर रहा है, ऑपोजिट साइन का तो मतलब यही है, ठीक है। तो y की मतलब वैल्यूज़ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, राइट। तो इस तरफ भी वैल्यू है, इस तरफ भी वैल्यू है, तो मतलब ब्रांच दोनों तरफ होगी ना ऑब्वियसली। उसके बाद हमारे पास रूट सेम साइन के, मतलब अगर सिर्फ मान लो y पॉजिटिव है तो सिर्फ यहाँ पर वैल्यू अटेन हो रही है, इस तरफ वैल्यू ही नहीं अटेन हो रही है, तो ब्रांचेस कैसे बनेंगे, तो ऑब्वियसली एक साइड पे बनेंगे टेंजेंट के। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, सेकंड स्पीशीज। और जो ये सिचुएशन है जिसमें ऑपोजिट साइन होंगे तो ब्रांचेस दोनों तरफ होंगी, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्पीशीज। अब हम क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले जो ये हमारे पास दो और पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारा केस 1 क्या था, व्हेन द कस्पिडल टेंजेंट्स आर y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज x एक्सेस, यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अगर ये टेंजेंट्स होंगे तो y एक्सेस मतलब कि टेंजेंट्स का काम कर रही है। उस केस में हम बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x के लिए, नेग्लेक्ट कर देंगे क्यूब्स, हायर पावर्स ऑफ x, एंड ब्रांचेस हम वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे हमने केस 1 में डिस्कस की। रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कि यहाँ पर जैसे y की वैल्यूज़ पुट करके x सॉल्व करेंगे ना हम, तो x हम चेक करेंगे कि रियल आ रहा है, एक साइन के लिए आ रहा है या दोनों साइन के लिए आ रहा है, y के दोनों साइंस के लिए। मतलब अगर y को पॉजिटिव पुट करते हैं, नेगेटिव पुट, स्मॉल वैल्यूज़ ही पुट करते हैं हम, आपको पता है ये बात। और x की वैल्यू रियल दोनों पर आ रही है या एक पर आ रही है, उसके ऊपर हमने बताना है सिंगल कस्प है या डबल कस्प है। उसके बाद हमें देखने हैं कि साइन क्या होंगे x की वैल्यूज़ के, पॉजिटिव ऑपोजिट साइंस होंगे तो हमारे पास फर्स्ट स्पीशीज़ हो जाएगी, अगर सेम साइन होंगे तो सेकंड स्पीशीज़ हो जाएगी, राइट। थर्ड फॉर्म आ जाती है अगर हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा कुछ और आ जाए टेंजेंट की इक्वेशन, ये फॉर्म हमारे पास ax प्लस by इक्वल्स टू 0, राइट।
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम ऐसे ही लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि हम ओरिजिन पर काम कर रहे हैं। कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होने का मतलब इक्वेशन का ओरिजिन से पास नहीं होना। अब यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा जो टेंजेंट होंगे, जो भी कस्पिटल टेंजेंट बनेंगे, उस केस पर बात करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम ए एक्स प्लस बी वाई को पी से इक्वेट कर देंगे और इस इक्वेशन को और जो गिवन इक्वेशन होगी उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे उन दोनों में से। मतलब हमारे पास p और x का रिलेशन आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके y को सब्सटीट्यूट करके, जैसे भी आप y को एलिमिनेट करोगे, रिमूव करोगे, वहाँ से p और x का रिलेशन आ जाएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को फॉर p, नेग्लेक्ट करके वही क्यूब्स हायर पावर्स p की नेग्लेक्ट करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर p। फिर x की स्मॉल वैल्यूज़ पर p को चेक करेंगे। फिर हम नेचर डिस्कस करेंगे उसकी ब्रांचेस का। नाउ आई जस्ट होप कि आपको तीनों केसेस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। बाकी हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे आपको काम करना है। वो क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको अच्छे से क्लियर होगा। So here is our first problem. Show that the curve 2x plus y whole square minus 6xy into 2x plus y minus 7x cube equals to 0 has a single cusp of first species at the origin. हमें प्रूव करना है origin को cusp, single cusp of first species for this curve. Okay. So यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मेंशन करते हैं, given curve क्या है, 2x plus y whole square minus 6xy 2x plus y minus 7x cube equals to 0. Now you can see that origin satisfy करेगा इस equation को। So हम सबसे पहले क्या mention कर देंगे, clearly curve passes through the origin। अब origin से पास कर रही है तो tangents की equation at the origin कैसे लिखेंगे। So tangents at the origin are given by lowest degree terms को equate करेंगे हम 0 से। So lowest degree terms को equate कर लेते हैं। lowest degree terms क्या होंगे, इसमें फर्स्ट टर्म आएगी सेकेंड डिग्री की, सेकेंड भी सेकेंड डिग्री की आएगी, नेक्स्ट हमारे पास फिर से सेकेंड डिग्री, इसमें सारी टर्म्स सेकेंड डिग्री की होंगी। इसके अंदर हमारे पास थर्ड डिग्री टर्म आने वाली है, फिर से थर्ड डिग्री टर्म, ये भी थर्ड डिग्री टर्म। दैट मीन्स हमारे पास टेंजेंट्स क्या होंगे, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से टेंजेंट्स क्या है, कोइंसिडेंट, राइट। y इक्वल्स टू माइनस 2x, y इक्वल्स टू माइनस 2x, रियल एंड कोइंसिडेंट, राइट। सो यहाँ से हमें पता है हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। Thus we can say that the origin is a, हमें पता है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं इस पर। origin क्या हो सकता है, या तो cusp या फिर conjugate point, right? So cusp और conjugate point का डाउटफुल केस आ चुका है। अब हमें फर्दर काम करना है ये डिसाइड करने के लिए cusp है या conjugate point। अब अगर देखा जाए तो टेंजेंट की फॉर्म क्या आई है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये केस 3 का प्रॉब्लम होने वाला है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 इज अ कस्पिडल टेंजेंट, राइट। अभी अभी केस 3 डिस्कस किया था, उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, पुट करना है इसको p को इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। अब गिवन इक्वेशन और इसमें से इन दोनों को सॉल्व करके हमें y को एलिमिनेट करना है। सो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या लिख देते हैं, p माइनस 2x, इस y को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो एलिमिनेटिंग y फ्रॉम 1 and 2, राइट। वी गेट y को यहाँ पर पुट करेंगे, जो इक्वेशन आएगी वो p x में आ जाएगी हमारे पास, 2x p माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 6x p माइनस 2x, 2x प्लस p माइनस 2x माइनस 7x क्यूब इक्वल्स टू 0। सो वी गेट दिस। इसके अंदर हम इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 6x p माइनस 2x माइनस 7x क्यूब इक्वल्स टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है फॉर p।
तो पहले तो हम p की फॉर्म को यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगी। ये भी p है यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये वाला, सो यहाँ पर आ जाएगा 6px। सो हमारे पास p स्क्वायर माइनस 6p² प्लस 12px स्क्वायर माइनस 7x³ इक्वल्स टू 0। p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 6x प्लस 12x² p माइनस 7x³ इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम? अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ p। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a b c पुट करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला में, माइनस b 12x² हो गया यहाँ पर प्लस माइनस b² दैट इज 12x² होल स्क्वायर। फॉर्मूला इज माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। सो यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज, माइनस 4, a इज 1 माइनस 6x एंड c इज माइनस 7x³ डिवाइडेड बाई 2a 1 माइनस 6x। सो ये है माइनस 12x² प्लस माइनस रूट 144x4। इसे सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास ये आने वाला है प्लस 28x³ माइनस 168x⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस 6x। ओके, सो यहाँ से माइनस 12x² प्लस माइनस इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, 28x³ माइनस 24x⁻⁴ 2 1 माइनस 6x। अब इन दोनों से 4 कॉमन आ जाएगा, x³ कॉमन आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 12x² प्लस माइनस रूट 4x³। अब रूट x³ का क्या मतलब है, x इंटू रूट x लिख सकते हैं एंड रूट 4 इज 2। सो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 12x² प्लस माइनस 2x इंटू रूट x। टू कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट कर देंगे। सो ओवरऑल वैल्यू क्या बची है हमारे पास माइनस 6x² प्लस माइनस x रूट x रूट 7 माइनस 6x 1 माइनस 6x। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए x की, स्मॉल वैल्यूज़ के लिए यू कैन सी दैट ये रूट पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि x की स्मॉल वैल्यूज़ ही हम पुट कर रहे हैं। सो फॉर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x द वैल्यू ऑफ p इज़ रियल, value of p is real, right? and for small values of x less than 0 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है p की, इमेजनरी। यहाँ पर रूट x प्रेजेंट है तो नेगेटिव वैल्यू जब पुट करेंगे तो आयोटा की फॉर्म में आएगा आंसर, और यहाँ पर तो x नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ओवरऑल। सो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू जो बचेगी दैट वुड बी इमेजनरी। अब यहाँ पर एक साइन के लिए वैल्यू क्या आ रही है, रियल। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारे पास, ओरिजिन इज अ सिंगल कस्प। यही डिस्कस किया था हमने। अब यहाँ पर सिंगल कस्प का तो हो गया, फर्स्ट स्पीशीज़ है या सेकंड स्पीशीज़ है ये चेक करना है। तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि रूट्स के साइन ऑपोजिट आएंगे या सेम आएंगे, ये चेक करना है हमें। सो फॉर स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ एक्स पॉजिटिव की ही बात करेंगे क्योंकि वहीं पर p की वैल्यू रियल आ रही है, राइट। यहाँ पर हम कुछ वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं इजीली। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी, 2 रियल वैल्यूज़ आएंगी इसकी p की, द 2 रियल वैल्यूज़ ऑफ p आर ऑफ ऑपोजिट साइन। सो यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन क्या हो गया, ओरिजिन इज अ सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। क्योंकि ऑपोजिट साइन आ रहे हैं तो हम ओवरऑल क्या लिखेंगे, ओरिजिन, कंक्लूजन इज ओरिजिन इज अ सिंगल कस्प, यही प्रूफ करना था हमें, ऑफ फर्स्ट स्पीशीज। सो इट इज डन. Now our next question is, show that the curve x² 2a minus y equals to y³ has a single cusp of first species at the origin. Again same problem, origin को क्या प्रूफ करना है, single cusp of first species to this curve. अब हमें पता है प्रोसीजर टेंजेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा केस अप्लाई करना है। सो केस नंबर 1 2 3 जो हमने डिस्कस किए थे अभी,
अब यहाँ पर सबसे पहले टाइम सेव करेंगे, दोबारा कर्व नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। सो टेंजेंट्स निकालते हैं एट द ओरिजिन। कर्व पास हो रही है ओरिजिन से, यू कैन सी दैट 0 0 पुट करोगे सेटिस्फाई करेगा। सो टेंजेंट्स एट द ओरिजिन आर गिवन बाय, लोएस्ट डिग्री टर्म्स देखनी है हमें, ये थर्ड डिग्री टर्म है, ये है 2ax²। सेकेंड डिग्री टर्म ये x² इंटू वाई, ये भी थर्ड डिग्री टर्म है। सो 2ax² इज द सेकेंड डिग्री टर्म, इसे इक्वेट कर लेते हैं हम 0 से। सो x² इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास। सो ये था हमारा केस 2। टेंजेंट्स क्या है, रियल एंड को इंसिडेंट, ऊपर से वाई एक्सिस है। टेंजेंट्स आर रियल एंड को इंसिडेंट। ओरिजिन क्या हो सकता है, इधर कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट। सो केस 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर को इंसिडेंट टेंजेंट्स होंगे वाई एक्सिस तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को फॉर एक्स। इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फॉर एक्स। सो x² इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले ही सेपरेट कर देते हैं इसको, 2a माइनस वाई, राइट। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट वाई क्यूब अपॉन 2a माइनस वाई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y रूट वाई माइनस 2a माइनस वाई। अब हमें x के लिए सॉल्व करनी होती है इक्वेशन इस केस में, और हमें स्मॉल वैल्यूज ऑफ y के लिए चेक करना है अब इसको। नाउ हियर यू कैन सी दैट x इज रियल फॉर x is real only if y is small and positive, right? नहीं तो आयोटा की फॉर्म आ जाएगी। सो यहाँ पर हमारे पास x रियल है एक साइन के लिए। सो अगेन ये कर्स्प कैसी है, सिंगल कर्स्प। स्पीशीज की बात कर लेते हैं। स्पीशीज के लिए हमें क्या करना होता है, ऑपोजिट साइन आएंगे या नहीं। ऑब्वियसली यू कैन सी हियर x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो उसके ऑपोजिट साइन होंगे, y की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यूज़ के ऑपोजिट साइन होंगे। सो सिंगल कर्स्प ऑफ, कंक्लूजन क्या हो गया, सिंगल कर्स्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज, है ना, बिल्कुल ईजी चेक करना। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट द कर्व हैज़ अ पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन एट द ओरिजिन। कर्व गिवन है, ओरिजिन को क्या प्रूव करना है, पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन। सबसे पहले तो रिवाइज करते हैं कि डेफिनेशन क्या थी। पॉइंट ऑफ ऑस्कल इन्फ्लेक्शन क्या था, इट वाज, डेफिनेशन वाज अ डबल कर्स्प, एक डबल कर्स्प को ही बोलते हैं ऑस्कल इन्फ्लेक्शन, विद चेंज ऑफ स्पीशीज, जिसमें स्पीशीज चेंज हो जाती है, with change of species when you go from left to right, you can say on the two sides of the normal। जैसे कि हमने इसमें ऑब्जर्व किया था जब यहाँ पर कर्व्स ऐसे ली थी कुछ। तो सबसे पहले तो हम मेंशन करते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन क्या है कर्व की, इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट इज x raised to the power 5 minus 2x cube y minus 4x square y plus 8y square equals to 0। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, टॉपिक इजी है, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस पर। इक्वेशन टेंजेंट की लिखने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स एट द ओरिजिन, at the origin are given by, lowest degree terms को pick करेंगे, 8y square equals to 0, so that means y square equals to 0, very easy, y equals to 0, y equals to 0, so they are real and coincident। so हमें पता है decision क्या है, origin is either a cusp or a conjugate point as usual। अब हमारे पास solve करनी है हमें equation for y। तो यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करो, अगर इक्वेशन y के लिए सॉल्व करनी है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हैं यहाँ y की फॉर्म में। सो इसे थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, 8y स्क्वायर, इन दोनों को कॉमन लें अगर, माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, प्लस 4x स्क्वायर y। सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। हमें सॉल्व करना है इसको y के लिए। सो वैल्यूज़ लिखते हैं, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पर भी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac, a इज़ 8
and c is x raised to the power 5, 2 into 8, right? So इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. We will get 2x cube plus 4x square plus minus, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x raised to the power 6, यहाँ पर आएगा 16 x raised to the power 4, 2 into 2 ये 4, 16 x raised to the power 5, राइट, माइनस 32 x raised to the power 5. सो यहाँ पर आ गया 16. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 16 x raised to the power 5. अगेन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको. सो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं हम 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर, रूट रिमूव हो जाएगा. सो y क्या आ गया हमारे पास 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 16. सो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी. प्लस में ओपन कर देते हैं एक बार और एक बार हम माइनस में ओपन कर देंगे. सो क्या आ गई हमारे पास वैल्यूज़ 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16. फ्रॉम हेयर वी हैव 4x cube upon 16, that is x cube upon 4, and from here we have 8x square upon 16, that is x square upon 2, right? अब ये दो ब्रांचेस आ चुकी हैं y की. अगर हम x को पॉजिटिव लें तो दोनों ही ब्रांचेस के लिए y क्या होगा for both the branches y is positive, right? अगर हम x को लें नेगेटिव तो इस ब्रांच के लिए y क्या होगा नेगेटिव, इसके लिए y क्या होगा पॉजिटिव. सो फॉर वन ब्रांच y इज पॉजिटिव एंड फॉर द अनदर ब्रांच y is negative. So hence origin is a point of Oskal inflection.